लेट्स स्टार्ट जी। लीज अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज अकाउंटिंग हमारा जो मेन टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने जरा इसे केयरफुली देखना है। लेसी लेसर एंट्रीज, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन एंड सेल्स टाइप लीज। टाइटल है इस क्वेश्चन का, Winston Industries and Ewing Incorporation enter into an agreement that requires Ewing Incorporation to build 3 diesel-electric engines to Winston's specifications. Upon completion of the engines, Winston has agreed to lease them for a period of 10 years and to assume all costs and risks of ownership. The lease is non-cancellable, becomes effective on January 1st, 2014, and required annual rental payments of 4,13,971 each January 1st, starting January 1st, 2014. Instant incremental borrowing rate is 10%. The implicit interest rate used by the Ewing Incorporation and known to Winston is 8%. अब यहाँ पे देखते जाए, ये विंस्टन जो लेसी है इसका IBR 10% है और इम्प्लिसिट रेट जो लीज लेसर ने इम्प्लिसिट किया हुआ है वो कितना है, 8% है। और ये क्या है, नोन टू लेसी है, यानी नॉन टू विंस्टन में नोन टू लेसी। इसका मतलब है लेसी अपनी तमाम कैलकुलेशन में, क्योंकि ये रेट एक तो कम है और दूसरा नोन भी है, यही रेट यूज करेगा। The total cost of building the 3 engines is to 2600,000, 2,600,000. The economic life of the engine is estimated to be 10 years with residual value at 0. Winston depreciates similar equipment on a straight line basis. At the end of the lease, Winston assumes title to the engines. यानी जो टाइटल है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। टाइटल का ट्रांसफर होने का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद collectibility of the lease payment is reasonably certain and no uncertainties exist relative to unreimbursable lessors cost. ये लेसर्स के कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया की तरफ से जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके प्रोवाइड किया गया सेटिस्फैक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। Required है जी हमें discuss the nature of this lease transaction from the viewpoints of both lessee and lessor. तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये जो हमारे पास नेचर ऑफ लीज है। रिक्वायरमेंट ए, नेचर ऑफ लीज। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें क्लासिफिकेशन या कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये हमने भी देखा है, यस है। बारगेन परचेज ऑप्शन ये नहीं था। थर्ड, इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। तो यहाँ पे हम देख देते हैं कि लीज का टाइम पीरियड कितना है। यहाँ पर हमें ये मेंशन होगी बात कि लीज का टाइम पीरियड जो है वो कितना है, हाईलाइट हम कर लेते हैं। लीज देम फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years, और जो इसकी लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, वो भी कितना है, 10 years। ठीक है, इट मीन्स कि लीज टर्म भी 10 years है और लाइफ भी 10 years है, तो मीन्स ये 100% होगी लाइफ जो उसके पास है, तो ये पॉइंट होल्ड ट्रू। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि दिस इज टाइप ऑफ फाइनेंस लीज।
based on transfer of title and economic life test this this type of lease will be accounted for as finance lease by lessee। ठीक है जी, तो ये हो गया लेसी की तरफ से नेचर ऑफ लीज की डिस्कशन का पॉइंट। उसके बाद अगेन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तो ग्रुप 1 क्राइटेरिया जो कि सेम एज लेसी है, ये ग्रुप 1 क्राइटेरिया में एनी वन पॉइंट जो है वो होल्ड ट्रू होना चाहिए, तो ये ओके हो गया। फिर है ग्रुप टू के जो पॉइंट्स है 1 और पॉइंट 2, एक एश्योरेंस है लीज पेमेंट्स की, एश्योरेंस ऑफ लीज पेमेंट्स ये भी है जो रीजनेबल प्रिडिक्शन है, और उसके बाद नो अनसर्टेनिटीज, ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर है। तो इसका मतलब है लेसर की तरफ से बेस्ड ऑन criterias and specific points of capitalization criteria lesser will regard this lease as finance lease। ठीक है, अब वो फाइनेंस लीज कौन सी हो सकती है? दैट इज डायरेक्ट फाइनेंस लीज और सेल्स टाइप लीज। ये हम आगे जब फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने कौन सी लीज टाइप ऑफ लीज को रिकॉर्ड कर। ये आपके रिक्वायरमेंट 1। रिक्वायरमेंट 1 ये रिक्वायरमेंट ए होगी। उसके बाद है रिक्वायरमेंट बी, prepare the journal entry or entries to record the transaction on January 1st on the books of Winston Industries। तो विंस्टन इंडस्ट्रीज की बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है एट दिस स्टार्ट ऑफ लीज यानी जनवरी 1st 2014 इन द बुक्स ऑफ विंस्टन जो कि लेसी है। तो एंट्रीज करने से पहले हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है कि एसेट और लायबिलिटी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एसेट और लायबिलिटी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हमें आपको पता है कि कुछ क्राइटेरिया हमारे सामने है, तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो वैल्यूज कैलकुलेट करना है ताकि हम उसे आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड आर फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स। एनुअल लीज रेंटल्स जो है ये हमें गिवन है कि हमें पर मंथ पर एनम पे कितना करना है। तो ये आप वैल्यू देख सकते हैं 4,13,971। ये एनुअल पेमेंट है, तो क्योंकि ये 10 ईयर्स के लिए पेमेंट है, हम 10 ईयर्स तक ये पेमेंट पे करना है। तो आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। 1 माइनस 1.08 पावर माइनस सॉरी बल्कि ओके ठीक है 8% ही है हमारा जो रेट है, और नंबर ऑफ ईयर जो है वो 10 ही है, डिवाइडेड बाय 0.08 एंड देन बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो अगेन 1.08। अब ये लेसी है, तो ये लेसी कौन सा रेट यूज कर रहा है, लेसी जो है वो इम्प्लिसिट रेट यूज कर रहा है जो लेसर का है, क्योंकि लेसर का जो रेट है वो 8% है, लेसी का जो रेट है वो 10% है। तो लेसी 8% यूज कर रहा है लेसर वाला रेट, क्योंकि उसे एक तो रेट उसका रेट अपने रेट से कम है आईबीआर से, और दूसरा उसे नोन भी है, तो इसलिए ये हमने फैक्टर में यूज किया while calculating present value factor। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमारे पास क्या कैलकुलेशन में आता है 1.08 पावर माइनस 10 again and then multiplied by 1.08, ये बना ली 7.246। ठीक है 2468, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअलिटी ड्यू। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टॉलमेंट के साथ या एनुअल रेंटल के साथ, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स का एक फैक्टर जो है एनुअल लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास। तो ये बन रहा है जी राउंडेड वैल्यू में 3 लाख 30 लाख से 3 मिलियन 30 लाख ये हमारे पास बन रहा है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बारगेन परचेज ऑप्शन, तो वो यहाँ है नहीं। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी पेनल्टी, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स 3 मिलियन है, वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स भी है 3 मिलियन। ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स 3 मिलियन। ठीक है, तो अब यहाँ फेयर वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मली फेयर वैल्यू भी यही होगी जो मार्केट में चल रही होगी, जिस वजह से यहाँ अलग से गिवन नहीं है। अब इसका मतलब है हमारे पास जो एसेट है वो हम इनमें से कोई भी अब वैल्यू ले लें तो दोनों एक ही है, तो हम उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये कैलकुलेशन नहीं थी, एंट्री और एंट्री सी जो हमने साल के शुरू में पे करना है। तो रिक्वायरमेंट बी की अब एंट्रीज करते हैं। January 1st, 2014, in the books of lessee, right of use asset account debit हो जाएगा with amount 3 million, और lease liability under finance lease क्रेडिट हो जाएगी हमारे पास 3 मिलियन। ठीक है, और सेम इसी डेट को हम एडवांस में पेमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, जो रेंटल पेमेंट्स हैं तो वो भी हम पे ऑफ कर देते हैं, पे ऑफ लीज लायबिलिटी finance lease and bank account credit 4,13,971,
यहाँ पे भी ये वो एंट्रीज हैं जो इंसेप्शन ऑफ द लीज यानी टाइम पीरियड जब लीज स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमें करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट बी में ये हमने सॉल्व कर दी। जनरल एंट्रीज आर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन January 1st 2014। उसके बाद है सी, prepare the journal entry or entries to record the transaction on January 1st 2014 on the books of in the books of lesser basically पूछी जा रही है। चलिए ये इंफॉर्मेशन ये रिक्वायरमेंट सी in the books of having जो कि लेसर है। तो लेसर अपनी बुक्स में कौन सी एंट्रीज करें, तो इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि जो फाइनेंस लीज है वो डायरेक्ट फाइनेंस लीज है या सेल्स टाइप लीज है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कास्ट कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में और फेयर वैल्यू कितना है यानी जो उसने रिसीव करना है। इनका हम कंपैरिजन करेंगे ताकि फिर हमें पता चले। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बता दिया गया है जो कास्ट ऑफ द कास्ट ऑफ बिल्डिंग 3 इंजन इज 2600,000। कास्ट हमें यहाँ पे कितना बता दी गई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर। $100,000 cost of the buildings, 3 इंजन is 2600,000। अगर आप देखें तो हमारे पास जो कास्ट है वो 2600,000, जबकि फेयर वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की है तो वो कितना थी 3 मिलियन है जो हमने रिसीव की। इसका मतलब है ये कौन सी टाइप ऑफ लीज है, सेल्स टाइप लीज। अगर हमने ये जो लीज की पेमेंट्स कैलकुलेट की हैं जो मिनिमम प्रेजेंट वैल्यूज ये भी 2600,000 होती तो ये हमारी फेयर वैल्यू और कास्ट बराबर हो जाती, तो फिर हम इसका रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट फाइनेंस लीज। नाउ 1 जनवरी 2014 को लीज रिसीवेबल ये अपने पास लिखेगा जो लेसर है दैट इज 3 मिलियन और इसके अगेंस्ट सेल रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू वो भी 3 मिलियन। अगेन इसको सीजीएस में पार्क करना है तो कास्ट सीजीएस में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2600,000 और इन्वेंट्री से भी इसको खत्म करना है तो इन्वेंट्री अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 2600,000। ये हो जाएगी जी फर्स्ट इनिशियल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर। उसके बाद अब क्योंकि इसके अंदर क्या है 4 लाख का प्रॉफिट था जो डीलर और मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट होता है तो इसलिए हम इसको सेल्स टाइप लीज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को इसने क्या किया, फर्स्ट एनुअल रेंटल एडवांस में रिसीव कर ली बैंक अकाउंट और लीज रिसीवेबल 4,13,970 ये उसने क्या किया पेमेंट्स रिसीव कर ली। तो ये रिक्वायरमेंट सी है जो उन्होंने हमसे पूछी हुई थी कि 1 जनवरी 2014 को जो एंट्रीज हो क्या बनेगी। डी में आते हैं, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फॉर बोथ द लेसी एंड द लेसर टू रिकॉर्ड द फर्स्ट रेंटल पेमेंट ऑन January 1st 2014। तो ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है तो फर्दर मेरे से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, prepare a journal entry or entries for both lessee and lessor to record the first rental payment on January 1st 2014। ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, इनके साथ आप बेसिकली डी लिख दें इसके साथ भी और इसके साथ भी डी लिख दें ताकि ये जो है ना टेंशन खत्म हो जाए और ये बात क्लियर हो जाए। उसके बाद ई में क्या हमें बताया गया है,
Prepare the journal entries for both lessee and the lessor to record interest expense, interest revenue at December 31st, 2014. Prepare lease amortization schedule for 2 years. तो हम 2 years का क्या करते हैं, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल पहले बना देते हैं ताकि हमें ये फिर अकाउंट फॉर करने में आसानी। लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, कल जब हमने ये लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था तो लेसर और लेसी का अलग अलग से बनाया था ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब ये जो है ये लेसी के लिए भी है प्लस लेसर के लिए भी है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट एनुअल लीज पेमेंट्स, ठीक है, आर रिसीट्स, ठीक है, इनको हम इकट्ठा ही लिख लेंगे एनुअल लीज पेमेंट्स एंड एनुअल लीज रिसीट्स, दोनों के नाम एक ही होंगे। एनुअल लीज पेमेंट्स और रिसीट्स दोनों के लिए एक ही कंसीडर होंगे। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू और एट द रेट 8% पे एरिया। इसके बाद रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी और रिकवरी ऑफ लीज रिसीवेबल। उसके बाद कैरिंग वैल्यू, ये भी इसी तरीके से टू फोल्डेड, लीज लायबिलिटी या लीज रिसीवेबल दोनों। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2014 को ये रिकॉर्ड किया गया है 3 मिलियन। लीज रिसीवेबल हो यानी ये लीज रिसीवेबल हो या लीज लायबिलिटी हो, दोनों यही हमारे पास एक ही वैल्यू थी। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को एडवांस में पेमेंट दी गई 4,13,970। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था तो हमारे पास जो ये अमाउंट बन जाएगी रिमेनिंग 3 मिलियन माइनस 413,971 2586,029 again 413,971। अब इसमें इंटरेस्ट शामिल होगा 8%, 2586,029। ये हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है 206,882 और इसको माइनस कर देते हैं 206,882 तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है 207,089 एंड देन जो कैरिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 237 एंड 8940। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को एक और ट्रांजैक्शन भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड में ले आते हैं तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो है जो हमारे पास 190,315, उसको माइनस कर लेते हैं 971 माइनस 190,315 तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2236 एंड 56, कैरिंग वैल्यू 23789 और 0, ये हमारे पास है जी 2155,284। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं जो उन्होंने हमसे इंटरेस्ट की पूछी है, ठीक है। Prepare the journal entries for both lessee and lessor to record interest expense revenue at December 31st, 2014। अच्छा जी, अब December 31st, 2014 को
लेसी जो है अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा 31 दिसंबर 2014 इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल रिकॉर्ड करेगा। ओके, दिसंबर 31 2014 उसका ये पॉइंट बन रहा है, तो उसने ये इंटरेस्ट जो है क्या करना है, पे करना है, उसका एक्सपेंस भी है और पे भी करना है। 206882 206882 एंड 2। उसके साथ मैं वैसे एक और एंट्री कर लेता हूँ जो हमारे पास लायबिलिटी की बन रही है, करंट पोर्शन की। यहाँ लिख लेता हूँ लीज लायबिलिटी, फाइनेंस लीज और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, ये एरिया बन जाएगा हमारा 207 and 089 207 and 089। इसी के साथ साथ एक और एंट्री सिर्फ मैं कर लूँ डेप्रिसिएशन की, क्योंकि ये आगे हमारे काम है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट, तो 3 मिलियन हमारे एसेट की वैल्यू है और ग्रांटेड रेजल 0 है, लाइफ 10 ईयर्स है, ये 3 लाख इसकी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आते हैं हम इन द बुक्स ऑफ लेसर, ये अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा 31 दिसंबर 2014 को इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि पेमेंट जो रिसीव होना है 1 जनवरी 15 को, तो ये लिखेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू 206882 206 and 882। उसके बाद सेम इसी डेट को हम भी क्लासिफिकेशन यानी करंट पोर्शन की एंट्री कर लेते हैं। करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल एंड लीज रिसीवेबल, जो मेन हमारा हेड था वो क्रेडिट हो जाएगा 207089 089। डेप्रिसिएशन इसने रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि एसेट इसके पास नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये रिक्वायरमेंट जो थी ई भी कंप्लीट कर ली। शो द आइटम्स अमाउंट्स दैट वुड बी रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एट दिसंबर 31 2014 लेसर एंड बोथ। बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है, रिक्वायरमेंट एफ होगी हमारे पास, तो बैलेंस शीट हम बना लेते हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर 2014, और इधर हम बना लेंगे लेसर की तरफ से। लेसर की तरफ से पहले बना लेते हैं जी हमें एक्सट्रैक्ट। अच्छा जी, इसमें इजी है, एसेट लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स और देन करंट एसेट्स। तो अब करंट पोर्शन में हम करंट एसेट्स लिखते हैं लीज रिसीवेबल के 207089। करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल 207 and 089, और दूसरा इंटरेस्ट रिसीवेबल जो हमने लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं 206882 206882, और यहाँ लिख लेंगे जो मेन लीज रिसीवेबल्स हैं हमारे एक्सेप्ट करंट पोर्शन। ठीक है, अब देखो हमारे जो लीज रिसीवेबल है दिसंबर 31 को वो कितना है टोटल
25,86,029, ठीक है। तो ये हमारे हैं, हमारे पास 2,586,029। ये देखिए इसको कैसे लिखते हैं। इसमें से हमने कहा कि जो हमारा करंट पोर्शन है वो है 207,089, ये करंट में लिख लिया है। तो बाकी हमारे पास जो नॉन करंट में आएंगे वो कितना होंगे हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी लेसर की बैलेंस शीट। अगर हम इस तरफ आते हैं तो एसेट लिखेंगे हम सबसे पहले, नॉन करंट एसेट, तो इसमें राइट ऑफ यूज एसेट that is 3 million less accumulated depreciation of it, जो कि हमने कैलकुलेट की है 3 लाख, इसका मतलब है 2700,000 जो है वो यहाँ पर एसेट होगा। फिर हम आते हैं इसकी लायबिलिटी साइड पे, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दो चीज़ें, एक तो करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी और दूसरा इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। करंट पोर्शन हमारे पास है 207,089 और इंटरेस्ट पेएबल जो है 206,882। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास जो टोटल लीज लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 25 86 एंड 029 029, इसमें से जो करंट पोर्शन है 207,089 वो माइनस कर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी का जो पोर्शन होगा वो हमारे पास 23,789.40। इन दिस वे ये हमने बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी इसको टेकअप किया और आज आपने देख लिया कम्प्रिहेंसिव वे में कि किस तरीके से कि लेसर और लेसियम बैलेंस शीट में इन लीज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।